मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल कॉजेस से। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इकोनॉमिक कॉजेस, तो आज शुरू करेंगे पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ 1856 जो रिवॉल्ट हुई थी उसके पीछे जो कॉजेस थी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक कॉजेस। आज शुरू करेंगे पॉलिटिकल कॉजेस। ना द एक्सपेंशनिस्ट एनेक्सेशन पॉलिसीज जो भी ब्रिटिशर्स की थी, एक्सपैंड मीन्स अपने एरिया को, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना, बड़ा करना। तो वो कब करेंगे, कैसे करेंगे? जब वो दूसरे एरिया को मर्ज करके, जैसे हमने देखा बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, जब वे बंगाल बिहार के जो किंग्स थे, रूलर्स थे मुगल्स के, उनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर उसके साथ उनका एरिया जब वो हार गए रूलर्स और ब्रिटिशर्स जीत गए, उन्होंने उनको डिफीट कर दी। सो आफ्टर दैट उन्होंने उनका एरिया को एनेक्स कर दिया, मतलब उनसे वो एरिया उनसे छीन ली और अपना जो एरिया था उनका वो उसने एक्सपैंड कर लिया। तो एनेक्स के बाद एक्सपैंड कर लिया। तो इसी तरह से ये जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी एक्सपेंशंस एंड एनेक्सेशंस, ये इतना ज़्यादा उन्होंने शुरुआत कर दी, स्टार्टिंग कर दी इंडिया के अंदर, कि लोगों के अंदर जो थी ब्रिटिश पावर्स के खिलाफ, वो उनसे अब हेट्रेड, मतलब उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब उनको पसंद नहीं करने लगे ब्रिटिशर्स को, भले वो इंडियन रूलर्स हो, बिग स्मॉल फार्मर्स हैं, या फिर हिंदू या मुस्लिम्स हैं, सभी जो थे ब्रिटिशर्स को अब वो उसको लाइक नहीं करने लगे। एंड धीरे धीरे उनके जो था हेट्रेड वो बढ़ने लगा, डेवलप होने लगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द नोबिलिटीज, many of whom had lost their titles also and dominance under the doctrine of lapse. So जो मोस्टली जो स्मॉल किंगडम्स थे, फिर उनके साथ साथ जो भी फेडरल्स थे, जो पैसे वाले थे, ठीक है, उनकी खुद के अपने बेटे नहीं थे। जब उनकी खुद के अपने बेटे नहीं थे तो उन्होंने अडॉप्ट किया, अपनी फैमिली से किसी से भी अडॉप्ट किया। बट गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने, हमने अपने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, कि जब किसी की कोई अपने खुद के बच्चे नहीं होते, उनके मेनली बॉयज़ नहीं होता, तो वो किंगडम जो था, वो ब्रिटिशर्स जो थे वो उनसे छीन लेते थे, एनेक्स कर लेते थे। तो इसी तरह से देखा गया नोबिलिटीज़ जो थे धीरे धीरे उनकी खुद की जो राज्य थी उनके हाथ से निकल गया, ड्यू टू दैट दे डोंट हैव देयर ओन सन। उन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने इस रूल्स के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उनसे वो एनेक्स कर लिया, which refused to recognize the adopted children of princes as legal heirs। क्योंकि उन्होंने इसके अकॉर्डिंग, इस रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मना कर दिया कि ये जो है किंग का खुद का बेटा नहीं है, तो उसकी जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसे एज अ प्रिंस नहीं माना जाएगा, उसे लीगल हेयर नहीं, उनके आने वाले जो बोला गया कि किंग बनेंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एज अ लीगल हेयर्स उसको नहीं मानेंगे, उनके बच्चे नहीं मानेंगे। Felt that the company had interfered with the traditional system of inheritance। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो पुरानी चल रही थी सिस्टम कि उनका बेटा ही बनेगा, ये सिस्टम ही चलेगा ट्रेडिशनली। रिबल्स लीडर्स सच एस नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि इन दोनों के पास भी उनके खुद के अपने बच्चे नहीं थे, दे हैव अडॉप्टेड, तो उन्होंने रिवोल्ट किया कि ये चीज़ें वो नहीं मानेंगे, वो फॉलो नहीं करेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने रिवोल्ट किया। द नेटिव रूलर्स वे फोर्स टू डिसबैंड द आर्मी हु फेल्ड टू ऑब्टेन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। इसके साथ साथ उन्होंने और भी अलग अलग रूल्स एंड पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे, जिनमें से कहा गया नेटिव रूलर्स, जो भी रूलर्स है वहाँ पे, लोकल रूलर्स जो था, वो अपनी आर्मीज जो है ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। वॉज फोर्स टू डिसबैंड द आर्मीज who failed to obtain gainful employment elsewhere, कि अगर उन, ताकि वो आर्मी नहीं मेंटेन करेंगे और वो कहीं और जाके उसके सोल्जर्स हैं जॉब ढूंढ लेंगे, तो इस तरह से, ताकि इससे क्या हो जाएगा कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नेटिव रूलर्स के पास अगर सोल्जर्स रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स जो वो रिवॉल्ट के लिए इजीली खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इसको डिसबैंड करवाया। फर्दर द ओपन डिसरिस्पेक्ट exhibited by the British toward the last of the Mughal ruler Bahadur Shah Zafar made the Muslim rise in revolt also। फिर जो लास्ट मुस्लिम रूलर्स थे बहादुर शाह जफर,
और ब्रिटिशर्स जो उसकी रिस्पेक्ट थी इनके प्रति, बिकॉज ही वॉज अ रूलर, तो रूलर्स को हमेशा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, डिसरिस्पेक्ट, उनको वो मानना नहीं मानने के बराबर थे। तो उसी तरह से जितने सारे मुस्लिम्स थे इन्होंने भी रिवोल्ट किया कि एक रूलर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, ब्रिटिशर्स जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। द नेटिव रूलर्स टुक अप आर्म्स एंड स्टार्टेड द रिवोल्ट। तो इसी तरह से जो नेटिव रूलर्स थे, जो स्मॉल रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, आर्म्स हथियार उठा ले और रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया। एंड द रिसेंटमेंट टुक अ टेंजिबल शेप्स इन 1857। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमने स्टार्टिंग में देखा, पेजेंट ने रिवोल्ट किया, फार्मर्स ने, सोल्जर्स ने, तो यहाँ पे इस तरह से लोकल जो नेटिव रूलर्स थे उन्होंने भी रिवोल्ट किया उसकी जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ। तो वो था हमारा पॉलिटिकल। अब हमारा दूसरा है, नेक्स्ट इज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। द सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज में क्या आया, द ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड लुक डाउन अपॉन द इंडियंस। मीन्स कि अब जो पॉलिसीज अपनाई थे ब्रिटिशर्स ने वो रेडिकल था, मीन्स कलर्स को लेके, रेडिकल्स मीन्स जो कलर्स के ऊपर भेदभाव करते, क्योंकि इंडियंस जो कलर्ड हो उसे बोला जाता है कलर्ड पीपल, क्योंकि वो ब्लैक नहीं है, वाइट नहीं है, मिक्स्ड है। सो इसी तरह से उन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसके बेस पे वो ब्लैक पीपल्स, कलर्ड पीपल्स को हेट्रेट करना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उनसे भेदभाव करना, एंड वो बाकियों के साथ देखा जाए तो उसको एकदम लो कैटेगरी में डाल देना। सो दे डिड नॉट इंटरैक्ट विद द इंडियंस एंड ह्यूमिलेट देम। तो इसकी तरह से इंडियंस के साथ वो इंटरैक्ट नहीं करते और उसकी इंसल्ट करते। ह्यूमिलेट मतलब उनका इंसल्ट करना। इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल्स इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इन ट्रेन्स। तो जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन शुरुआत की, भेदभाव, तो इंडियंस को अलाउड नहीं था कि वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवलिंग करें। Educated Indians were denied promotions and the opportunities to be appointed to high posts, even though they were more deserving to be on those posts. अब जो पढ़े लिखे थे, जो गवर्नमेंट जॉब में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था, एजुकेटेड इंडियंस, उनको कभी भी प्रमोशंस नहीं मिलता था, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी कि उनको हाई पोस्ट मिला वो भी नहीं मिलता था उनको, भले उनके पास कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, कितना भी डिजर्विंग क्यों ना हो, उनको वो पोस्ट नहीं मिलती थी। क्यों? बिकॉज उन्हें इंडियंस पसंद नहीं थे, क्योंकि वो भेदभाव करते थे कलर्स को लेके। इसके लिए द ब्रिटिश वे आर सो एरोगेंट एंड हॉस्टी दैट द पॉलिसी रेगुलेशंस पब्लिश्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट एट आगरा categorically states every native, whatever his pretended rank may be, out to be compelled under heavy penalties to salam all English gentlemen in the street, and if the native is on horseback or in a carriage, to dismount and stand in a respectful attitude until the Europeans has passed him. तो यहाँ पे क्या बताया गया इसके थ्रू कि वो इतने ज़्यादा अपने आप में घमंड, एरोगेंस, अपने आप पे बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे बहुत कुछ नॉलेज है। इस तरह से जब कोई बहुत ज़्यादा अपने आप में सोचने लगते हैं उसको बोला जाता है एरोगेंट। एंड हॉस्टी मतलब उसके बेस पे जब वो अपने घमंड के ऊपर जो रूल करना शुरू करते, दैट वाज हॉस्टी। तो इतना ज़्यादा था कि उसने क्या किया, पब्लिश किया, एक रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश किया गया आगरा में। मजिस्ट्रेट एट आगरा कैटेगराइज किया बताया उन्होंने, जिसके थ्रू स्टेटमेंट में लिखा गया कि जो भी नेटिव्स है, वहाँ के जो भी लोग हैं, भले वो रूलर्स क्यों ना हो, वो उनको कहा गया कि कितने भी बड़े पोस्ट में क्यों ना हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा किंग हो सकता है, स्मॉल किंग, या फिर कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट में क्यों ना हो, उन्हें कहा गया, उन्हें कंपेल्ड है, अगर वो ये चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं तो उनको हेवी पेनल्टीज भी मिल सकती है या उनको जॉब से भी निकाल सकते हैं। करना क्या होगा उनको कि जब भी वो मार्केट में, जब भी स्ट्रीट में, कहीं पर भी अगर इंग्लिश को मिल जाए, वो ब्रिटिशर्स अगर दिख जाए तो उनको सलाम करना है। अगर वो जो नेटिव इंडियंस, नेटिव जो है हॉर्स में जा रहे हैं या कैरेजेस में हैं, जैसे घोड़े गाड़ी होती है, बग्गी होती है, उसमें भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और कहीं से अगर यूरोपियंस वहाँ से क्रॉस करते हैं तो उनको अपनी गाड़ी से या फिर हॉर्स से उतर जाना होगा
और एक रिस्पेक्टफुल मैनर्स में खड़े होके तब तक जब तक वो ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस वहाँ से क्रॉस नहीं करते तब तक उन्हें उसी पोस्ट पे उसी जैसा खड़े रहना होगा। और ये कोई अगर फॉलो नहीं करता है देन दे विल हैव टू पे द पेनल्टीज। जो पेनल्टीज ब्रिटिशर्स करेंगे उन्हें वो पेमेंट करना पड़ेगा, फाइन हो या फिर कंपेल्ड जॉब से निकाल दिया जाएगा। So the judicial system introduced by the British was based on equality. Though the law was different for Europeans, all Indians were considered equal before law. This was believed to be an attempt to undermine the caste system and privilege of the upper class. तो यहाँ पर जब जुडिशियल सिस्टम आई, ब्रिटिशर्स ने जब इंट्रोड्यूस की जजमेंट वाला, तो उसने कहा कि बेस्ड किसके ऊपर होगा, इक्वालिटी की, सबको बराबर अधिकार दिया जाए। लेकिन यूरोपियंस के लिए अलग रूल्स थे और इंडियंस जितने सारे उनके लिए अलग रूल्स थे, और इक्वल बिफोर लॉ कि सभी इंडियंस के लिए बराबर रूल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट को तो नहीं मान रहे थे, लेकिन किस चीज़ को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहा था, अपर क्लास के, कि बड़े कौन है, पैसे वाले कौन है, उस बेस पे वो रूल करना शुरू किया। द इंटरवेंशंस ऑफ द ब्रिटिश in social traditions by prohibiting the practice of sati in 1829, passing law relating to successions of property in 1832 and 1856, Widow Remarriage Act in 1856 and the Religious Disabilities Act of 1856 further strengthen the views of the conservatives that the Hindu religious and customs were being tampered by the British with the specific objective of Christianizing India. तो यहाँ पे वापस से किस बात पे डिस्कस किया गया कि ब्रिटिशर्स की जो इंटरवेंशन, दखल अंदाजी, ठीक है, तो इंटरवेंशन में दखल अंदाजी जो थी ब्रिटिशर्स की किसके ऊपर, हमारी इंडियंस की ट्रेडिशनल, जो हमारी रिलीजियस के बेस पे जो ट्रेडिशंस हम फॉलो कर रहे थे, जो रीतियाँ हम मान रहे थे, जैसे सती प्रथा थी, ब्रिटिशर्स ने इस प्रथा को हटाई, इसे बैन किया, प्रैक्टिस मना कर दिया, रूल्स किया गया। लॉ पासिंग लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती थी उसके खिलाफ की प्रॉपर्टीज़ मिलनी चाहिए 1832 में। ठीक है, वुमेंस 1856 में, विडो रीमैरिज एक्ट बनाया गया 56 में कि विडोज़ को भी वापस से रीमैरिज करने का अधिकार है। रिलीजियस डिसेबिलिटीज़, अलग अलग बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए, तो जिससे ये था कि जो हिंदूज थे, जो कंजर्वेटिव माइंड के थे, जो अपनी अंधविश्वास को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्हें लगा कि हमारे रिलीजियस जो है, हिंदू रिलीजियस जो है बहुत ज़्यादा खतरे में, और ये इस पे और ज़्यादा हैमर कौन कर रहा, टेम्पर कौन कर रहा, ब्रिटिशर्स। और इनका मकसद एक ही है कि वो अपनी रिलीजियस को आगे लेके आए। कौन सी रिलीजियस, क्रिश्चियंस। इस उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। नाउ क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंडिया, और उन्होंने बहुत लोगों को कन्वर्ट भी किया, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया। तो उन्होंने किस तरह से किया, देयर वाज अगेन अ प्रोसेस, धीरे धीरे स्लोली उन्होंने स्टेप लिया ताकि लोग जो है आराम से अपनी धर्म को चेंज कर ले। तो उन्होंने उस तरह से सिचुएशंस, एक अच्छा खासा सिचुएशंस जो है क्रिएट किया जिसके कारण पीपल्स कैन इजीली कन्वर्ट। The British took the following steps to Christianize तो क्रिश्चियनाइज करने के लिए उन्होंने क्या क्या फॉलो किया। सबसे पहले तो क्रिश्चियनाइज इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियंस। तो जो क्रिश्चियंस में चेंज होते हैं उनको किस तरह से उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें स्टार्ट की। सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया ताकि लोग इंग्लिश एजुकेशन ईजिली स्टार्ट कर लें, प्रमोट किया उनको। फिर 80s में 1830s के अंदर द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया ताकि वो फंक्शन फ्रीली करे, आराम से घूमते रहे। क्रिश्चियंस जो होते हैं, चर्च वाले जो होते हैं, ठीक है, जो चर्च वाले जो होते हैं उनके लिए, ताकि वो फ्रीली इजीली इंडिया में घूमें
और उनको अलाउड है ताकि वो अपनी डोमिनेंस स्टार्ट कर ले, रूल करना शुरू करे। उनको प्रॉपर्टीज दे दिया गया, फादर जो थे, प्रिस्ट जो होते हैं, और उनको ताकि वो उनसे वो इजीली उस लैंड से, उस प्रॉपर्टी से उनका क्रिश्चियन जो है, मिशनरीज जो है, इजीली वो आराम से डेवलप करता रहे। फिर 1850s में न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कंजर्वेशन टू क्रिश्चियंस ईजियर। साथ में उन्होंने एक और पास किया 50s के अंदर, 1850s में एक रूल पास किया ताकि इजीली क्रिश्चियंस को चेंज कर सकते हैं, क्रिश्चियंस में जो हिंदू ही है, मुस्लिम से जो भी है। दिस लॉ also allow an Indians who had converted to Christians to inherit ancestral properties। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियंस हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो उनके पूर्वज की जो भी प्रॉपर्टीज है वो उन्हीं को मिलेगी। तो इस तरह से इन्होंने एक और रूल्स पास आउट कर दी ताकि लोग जो इजीली क्रिश्चियंस एक्सेप्ट कर ले। फिर कन्वर्ट टू क्रिश्चियंस वी आर गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस, कि अगर जो क्रिश्चियंस है उसको इजीली गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएगा, उनको मकान मिल जाएगी, फाइनेंस मिलेगा, प्रमोशन भी उन्हीं को मिलेगी जो क्रिश्चियंस है। तो इससे क्या हो गया, लोगों को लगेगा कि जो अगर अपने धर्म को चेंज करेंगे तो हमें सारा फायदा मिलेगा। तो बहुत लोगों ने कन्वर्ट किया अपनी मर्जी से, और कुछों को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया। सो व्हेन ऑल दीज वे इंटॉलरेंट बाय एजुकेटेड इंडियंस, तो इस तरह से ये बर्दाश्त करने, कुछ लोग तो बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो इंटॉलरेंट। और वो कौन थे, एजुकेटेड इंडियंस, जो पढ़े लिखे थे, एंड कंजर्वेटिव इंडियंस, कि जो अपने धर्म को, अपने रीत को, अपनी इन सब कोई चीज़ों को चेंज करना पसंद नहीं करते थे। दे रिवोल्ट, इन लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट दिस क्रिश्चियनिटीज। अब नेक्स्ट है मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज में तो नेक्स्ट है मिलिट्री कॉजेज। अब मिलिट्री कॉजेज में मिलिट्रीज के किस तरह से उसने भी ब्रिटिशर्स ने इतना परेशान किया जिसके कारण इन लोगों ने भी रिवोल्ट किया। तो इंडियन मिलिट्री वॉज नॉट अ प्रोफेशनल मिलिट्री, दे वर जस्ट पीजेंट इन यूनिफॉर्म। तो कहा गया जो मिलिट्री थी, इंडियंस थे जिन्होंने ज्वाइन किया था ब्रिटिशर्स को, वो प्रोफेशनल नहीं थे, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी। दे आर जस्ट पीजेंट, वो किसान थे जिनको यूनिफॉर्म पहना दिया गया। Thus, every impact on peasantry had large repulsions in the form of military discontentment। तो इसी तरह से जो भी peasant जिसको कुछ नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था, तो अल्टीमेटली उनका क्या था कि वो ब्रिटिशर्स की आर्मीज जो है वो ज्वाइन कर ले ताकि उन्हें कुछ तो काम मिले, कुछ पैसे मिलेंगे। बट द वेरिंग स्टैंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द रिडक्शन ऑफ अलाउंसेस, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो सब कुछ अपने लोगों के लिए, उन्होंने प्रॉफिट करने के लिए, उनको पेमेंट करने के लिए, लेकिन इंडियन सोल्जर्स के साथ उसका जो रवैया था वो सेम नहीं था, टोटली डिफरेंट था। कि जो अलाउंसेस मिलती थी वो रिडक्शन में था, मतलब कम थी कंपेयर टू यूरोपियंस। पनिशमेंट जो था इंडियंस को मिलता था बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट होता था, कष्टदायक। कंट्रीब्यूशंस टू अ फीलिंग अमंग्स द ट्रॉप दैट द कंपनी नो लॉन्गर केयर्ड फॉर देम, और जिसके कारण उनके मन में ये लगता था कि हमारे लिए जो ये गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स है, हमारे लिए कुछ नहीं चिंता करती हैं, सारा और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। तो ये धीरे धीरे उनके मन में ये फीलिंग्स जो है डेवलप होनी शुरू हो गई। सर्टन एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड सच एज इंक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ सिख गोरखास, पीपल्स कंसिडर्ड बाय द बंगाल सिपाही टू बी इंफीरियर इन कास्ट टू देम, increase the disturbed of the spy who thought that this was a sign of their service not being needed anymore। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ अलग तरीके से एक्शन शुरुआत की। उन्होंने रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना शुरू कर दिया सैनिक, सोल्जर्स। तो उन्होंने नाम दे दिया सिख, फिर गोरखा और बंगाल सिपाही कंसिडर्ड। तो इस तरह से उनको लगने लगा कि जो इनको लिया जा रहा है ये ज़्यादा उनसे अच्छे हैं, लायक हैं, और वो बाकी जो पहले वाले सोल्जर्स हैं वो इन्फीरियर हैं। तो उनके मन में ये जो शुरुआत हो गई, वो उनको डिस्ट्रस्ट की, हम पे ये विश्वास नहीं करते गवर्नमेंट, तभी उनको नए सोल्जर्स को उन्होंने अपॉइंट किया है। और इसी तरह से इनके बीच में कि हमारी अब ज़रूरत नहीं है इनको, हमारी सर्विस जो है दे डोंट नीड एनी मोर। तो इसी तरह से इनके बीच में डिस्ट्रस्ट जो है डेवलप होना शुरू हो गया। द ट्रांसफर ऑफ द नंबर 66th which was taken away from a regular Bengal Sepoy regiment of the line disbanded over refusals to serve without but and given to the Gorkha battalions।
तो यहाँ पे बंगाल जो बटालियंस थे, रेजिमेंट थी, उनका जो भी एक लाइन डिसबैंड कर दिया गया, रिफ्यूज़ल, क्योंकि जो चीज़ें उनको दिया जाता था टैग, वो उनसे लेके किसको दे दिया, उनका वो गोरखा को दे दिया गया। और गोरखा वॉज कंसिडर्ड बाय द सिपाही एज अ ब्रीच ऑफ फेथ बाय द कंपनी, क्योंकि गोरखा जो थे एक्टलेस, वो इंडियंस जैसा नहीं लगते थे, तो इनको इम्पोर्टेंस बंगाल्स के रेजिमेंट्स के साथ जो भी इनका जो भी टैग दिया गया था, जो उनको पोस्ट दी गई थी, वो उनसे छीन ली गई और उनको दे दिया गया गोरखा को। तो इस तरह से गोरखा को लगने लगा, तो इसी तरह से गोरखा उनके लगने लगा कि अब गोरखा जो है ब्रिटिशर्स और इनके बीच में ज़्यादा विश्वास है और उनके बाकी लोगों के साथ उनके विश्वास नहीं है। तो इस तरह से उनके बीच में एक हेट्रेड जो है था धीरे धीरे सोल्जर्स के मन में शुरुआत हो गई। द इंडियंस मिलिट्री वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरीज। इसके अलावा भी इंडियन मिलिट्रीज के साथ और भी बहुत कुछ किया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जैसे उनको सैलरीज जो थी बाकियों के साथ बहुत कम मिलता था, पेंशन एंड प्रमोशन तो मिलता ही नहीं था। Indians were subjugated in the military while the Europeans counterpart faced no such discriminations। तो ये जितना सारा भेदभाव तो किसके साथ थे, इंडियंस के साथ ही होते थे। सो बेचारे को परेशानी किसको मिलती थी, सब्जुकेटेड मीन्स सबसे ज़्यादा जिसके साथ बुरा हुआ वो इंडियंस मिलिट्रीज के अंदर। बट यूरोपियंस को ऐसा कुछ भी फेस करना नहीं पड़ा, इनके साथ कोई भेदभाव ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मिलिट्रीज में यूरोपियंस भी थे सोल्जर्स में। तो इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के साथ ही जो भी किया बुरा किया। द पॉलिसी फॉलोड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग, जो उन्होंने और कुछ और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस किया इंडियन मिलिट्रीज के अंदर। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग 2 important लॉज वेयर पास्ड एंड दीज वेयर, तो जब लॉर्ड कैनिंग एज अ गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 2 important लॉ पास की थी। वो पहला क्या था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इट मीन्स इफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स वेयर पोस्टेड अब्रॉड they won't be entitled to get extra allowances. This act was a jolt to the perspective of the Indians, to the Indian military personnel serving under the East India Company। तो इस एक्ट का जो मेन रूल्स का मेन उद्देश्य था कि अगर इंडियंस को इंडिया के बाहर अगर उनको पोस्ट कर दिया गया तो उनको एक्स्ट्रा इसके लिए अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा और ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। They won't get any extra entitles to get any allowances। जो भी लोग काम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा झटका था किन के लिए, इंडियंस के लिए। ये पहला रूल्स। दूसरा, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, कि फॉर इंडियन सोल्जर द बिलीव दैट दे इफ दे क्रॉस द ओशंस दे वुड लूज देयर रिलीजियस, दे वुड दस बी सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड। दस हिंदू सोल्जर्स skip appointment that involves serving in a foreign land, but after the passing of the Religious Disabilities Act, they would have to compulsory take the appointment, otherwise they would lose their jobs. At the same time, the use of religious symbols in the military were also restricted। तो यहाँ पे दूसरी Religious Disabilities Act कि किस तरह से इसी तरह से जब ये एक्ट पास किया गया, इस एक्ट के थ्रू, तो सबसे पहले ये जो थे इंडियंस जो थे उनकी ये बिलीफ थी कि अगर वो मतलब ओशन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो ओशन को क्रॉस करते हैं इनकी जो रिलीजियस है वो उनकी रिलीजियस जो है वो लॉस हो जाएगी, उनका जो धर्म परिवर्तन हो जाएगा। इनका ये थिंकिंग था, ये मानना था, जिसके कारण वो कभी भी अपने देश को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे और जिसके लिए मोस्टली वो अपॉइंटमेंट जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट होते थे वो स्किप करते थे कि नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब ये रूल्स पास कर दिया गया रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, इसका मतलब हो गया कि अब इन्हें अगर गवर्नमेंट उन्हें देती है और उसको पोस्ट करती है, अपॉइंट करती है, तो ये कंपलसरी हो गया, उनको जाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं जाते तो मतलब इनका जॉब जो है वो अब नहीं रहेगा। तो इसी तरह से ये भी एक कहीं ना कहीं एक हेट्रेड जो था उनके अंदर डेवलप किया गया, और डेवलप किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, ठीक है। सो दे वे हाई डिग्री ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियंस विद द पासेज ऑफ दिस एक्ट। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा हेट्रेड डेवलप किया ड्यू टू दिस एक्ट। अब लास्ट जो है वो मिलिट्री कॉजेज है, ठीक है। तो मिलिट्री कॉजेज हमने डिस्कस किया, ये इमीडिएट कॉजेज है, वो मिलिट्री के अंदर ही आता है, लेकिन इसे अलग से एज अ मिलिट्री डाला गया है
क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसमें कुछ ऐसा एक्ट हुआ था जिसके कारण इस एक्ट के बाद वो रिवॉल्ट जो था वो शुरुआत हो गई। A mutiny in several sepoy companies of the Bengal army was sparked by the issues of the new gunpowder cartridges for the infantry rifle in February 1857। मीन्स कि वहाँ पे सिपाही ने जो मिलिट्रीज थी, सोल्जर्स जो थी बंगाल के अंदर, वहाँ पे ये एक चिंगारी जैसा जो है ये फैलने लगा। दैट वाज कि वहाँ पे एक न्यू गन पाउडर आया था, कार्ट्रिजेस, और वो राइफल जो थी इनफाइल राइफल्स के लिए। तो इसके अंदर ये था कि इसमें एक र्यूमर्स जो था कि जो कार्ट्रिजेस है, जो गन पाउडर है, जो कार्ट्रिजेस यूज़ किया गया इसके जो वो बनी हुई किससे, वो बनी हुई ग्रीस से। दैट वाज अ फैट ऑफ काउ एंड पिग, इन दोनों की फैट से बनी हुई है। सो लोडिंग द इनफाइल, जब वो लोड करते हैं इनफाइल को तो कार्ट्रिजेस को क्या करना पड़ता था, टीयर करना पड़ता था ओपन करने के लिए। तो मतलब यू हैव टू टीयर विद द टिथ, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको उसे टच करना पड़ेगा। तो दोनों ही मुस्लिम्स एंड हिंदू के लिए ये उनकी रिलीजियस के लिए बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक था, क्योंकि वो दोनों ही ये चीज़ें यूज़ नहीं करते थे और वो ना करेंगे। तो दोनों के लिए एक इंसल्ट था कि ब्रिटिशर्स जो है जानबूझ के उनके धर्म को परिवर्तन करने के लिए, धर्म को चेंज करने के लिए ये चीज़ें यूज़ किया गया और वो टोटली होली, मतलब उनके रिलीजियस में ये चीज़ें मना है, दोनों के रिलीजियस में ये चीज़ें मना था। तो उसके लिए ये चीज़ें भी उनके बीच में बहुत ज़्यादा हेट्रेड, और जिसके कारण उनके बीच में बहुत ज़्यादा, और ये सडनली और इसी इमीडिएट कॉज में जिसके कारण था मंगल पांडे वॉज देयर। तो मंगल पांडे जब उसको ये पता चला र्यूमर्स, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। उसने फिर रिवॉल्ट किया था, उस रेजिमेंट के अंदर मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया था। और बाद में फिर विद इन, क्योंकि उसने दो ऑफिसर्स थे उसको उसने मार दिया था, ठीक है, शूट आउट करने के बाद। फिर बाद में वहाँ के जो लोग थे वो कुछ ही थे, ज़्यादा थे नहीं। तो फिर बाद में जब ब्रिटिशर्स ने अपने सोल्जर्स बाहर से मंगाए तो उनको पकड़ गया। तो बाद में मंगल पांडे को फांसी की सज़ा हुई थी। तो इसके बाद जब ये जब न्यूज़ जो था वो बंगाल रेजिमेंट के बाहर निकला, तो धीरे धीरे जितने सारे रेजिमेंट्स थे, अलग अलग रेजिमेंट्स ब्रिटिशर्स के अंदर, इंडियन रेजिमेंट्स जो थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे, ये सुनते ही उन्होंने ये रिवॉल्ट जो था एक स्पार्क जैसा, मतलब एक आग जैसी, चिंगारी जैसी फैलना शुरू हुआ था। तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत सोचा था कि एक पर्टिकुलर डे था कि इस डे में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, इस कार्टिजियस इंसिडेंट्स के बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रोक डाउन और शुरुआत हुई। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे वाला स्टार्ट करेंगे। दैट वाज अ बिगनिंग, कि किस तरह से ये बिगनिंग शुरू हुआ था, जो अभी हमने डिस्कस किया मंगल पांडे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।